हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जी। और आज के लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने यहीं पे क्लास को लीव किया था, देन आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो आर्टिकल 14 से 18 तक हमें क्या बताता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। तो हम इसमें भी थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे आर्टिकल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 15 16 जो आपके रियल लाइफ के साथ भी रिलेट करता है। सो आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वलिटी। इट मीन्स कि ऑल टाइप ऑफ इक्वालिटीज में आएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 15 एक इंडिविजुअल बात करता है सोशल इक्वालिटी की। आर्टिकल 16 आपका इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 17 आपका अनटचेबिलिटी की या एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। फिर आर्टिकल 18 आपकी बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की। तो चलिए हम आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? देखो, इसमें दो बातें छोटी छोटी। पहले तो ये क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के लिए सब बराबर है। और आगे इसमें एक क्लॉज हो रहा है, वो क्या बोलता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाना पड़ता है। तो इक्वल बिफोर लॉ का क्या मतलब? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब कानून के सामने सब बराबर है। एक तो ये बात करता है, लेकिन दूसरी बात क्या करता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। मतलब जो इक्वल प्रोटेक्शन होगी लॉ की, वो कैसे होगा? मतलब कि हर जो आपका सोसाइटी में जिस हिसाब से आपका मतलब कि रहन सहन होगा, जैसे आपकी वेल्थ आपकी कितनी है, उस हिसाब से होगा। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करें इक्वल बिफोर लॉ की। तो पहले हम बात करें, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इक्वल बिफोर लॉ की बात करें तो इक्वल बिफोर लॉ की बात करें तो अगर हम पहले की बात करें इक्वल बिफोर लॉ की, इसका मतलब ये है कि इसके लिए क्या है? ऑल इक्वल है। मीन्स कि अंबानी कौन है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, इट डज नॉट मैटर। सबके लिए इक्वल है कानून के सामने, सबके लिए एक जैसा कानून है। लेकिन इसमें एक चीज और क्या बोला जाता है? इसमें क्या है? लैक ऑफ प्रिविलेजेस। लैक ऑफ प्रिविलेजेस। तो प्रिविलेजेस मतलब ये होता है किसी स्पेशल पर्सन को कोई स्पेशल फैसिलिटी देना, कोई स्पेशल तरह की हेल्प करना, कोई ऐसा प्रोविजन जिसके थ्रू किसी स्पेशल बंदे के लिए स्पेशल चीज की जाए। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता। मतलब इसमें क्या है? सब कुछ इक्वल है, चाहे वो अंबानी अडानी हम हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए एक है। यहाँ पे प्रिविलेजेस ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगर गरीब है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन रखे जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका अप्रोच कैसा माना जाता है? इसका अप्रोच माना जाता है नेगेटिव। कैसा? इसका अप्रोच नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, नेगेटिव अप्रोच है। क्यों? इक्वल के चक्कर में जो आदमी बिल्कुल पुअर है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो उनके लिए भी एक जैसा कानून, सबके लिए एक जैसा। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन इसका सोर्स पूछा जाए क्या है? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है आपका ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन इसका सोर्स है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन दूसरी मैंने क्या बात की थी? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब साफ साफ ये है। ऐसे समझ नहीं आएगा इस लाइन से, ये अब समझ आ जाएगा। इसमें बोला जाता है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट मीन्स, इसका अगर मैं मतलब की बात करूं तो इसका मतलब ये है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। मीन्स इकोनॉमिक मतलब इक्वल लेवल पीपल। ठीक है, मतलब कि जिस बंदे का लेवल जैसा है, उसी के हिसाब से उनको स्टेटस होगा, उसी के हिसाब से उनको इक्वल प्रोटेक्शन लॉ किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी लो लेवल का पीपल है, एक हाई लेवल का पीपल है, मीन्स कि एक आदमी
अरबपति है और एक आदमी मिडिल क्लास फैमिली से है, तो दोनों के लिए क्या होता है, दोनों के लिए लॉ थोड़े से अलग हो जाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है, इसकी अप्रोच क्या है, पॉजिटिव है। इसकी अप्रोच कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव अप्रोच क्यों, पॉजिटिव क्यों हुई, इसलिए हुई कि जो पुअर आदमी है उसमें इसको हेल्प मिल जाती है। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है यूएसए। इसका सोर्स है यूएसए। अभी भी आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मैं जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा, फिर आपको समझ आ जाएगी। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी की, तो इसमें दो छोटे छोटे पॉइंट क्या है। एक तो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। दूसरा इसमें क्या बात बोली कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ में सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन इन केस ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, यहाँ भेदभाव आ जाता है। क्योंकि एक चीज देखना ध्यान से, देखो आपको अब समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। दूसरे वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस केस में, तो इस केस में बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किस बिहाफ पे होना चाहिए, एक तो वो रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे एक अच्छा रीजन होना चाहिए, वो इंटेलिजिबल होना चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ वो कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट आर्बिट्रेरी, मतलब कि एक मनमाना नहीं होना चाहिए। देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब भेदभाव होता है, लेकिन आर्टिकल 14 ये बोलता है कि भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसमें जो दूसरा क्लॉज है, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कैसा होना चाहिए, वो अगर कोई रीजनेबल है तब हो सकता है, इंटेलिजिबल होना चाहिए, या नॉट आर्बिट्ररी होना चाहिए। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि मनमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है, मनमाना नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स की, तो आप बोल सकते हो इनकम टैक्स में क्या होता है, डिफरेंट टैक्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो जिसकी इनकम ज़्यादा उनका इनकम टैक्स ज़्यादा, जिसकी इनकम कम उनका इनकम टैक्स कम। अब आप सोचो कि अगर सेम इनकम टैक्स अंबानी का लिया जाए, सेम आपका लिया जाए, तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसमें एक चीज ऐड करी कि भाई इक्वालिटी होगी, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसे करेगा, जिस हिसाब का लेवल होगा उस हिसाब से प्रोटेक्शन होगी। मैंने एग्जांपल बता दिया कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कैसा, वो एक रीजनेबल होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए, नॉट आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी होना चाहिए। इस केस में यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इनकम टैक्स का, आपको पता है कि कुछ इनकम टैक्स 0% भी होते हैं, किसी पे 10% लग रहा है, किसी पे 20, और किसी पे 30, और किसी पे 30 से ज़्यादा। तो वो इनकम पे डिपेंड करेगा कि 5 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा, 5 से 7 लाख तक इतना होगा। तो वो आपको पता ही है कि इनकम टैक्स कैसे लगता है। तो ये मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, भेदभाव होता है, इसलिए इसका अप्रोच पॉजिटिव माना जाता है। अब इसके मैं एक्सेप्शन बताता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14, एक्सेप्शन लिख लो। एक्सेप्शन क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे प्रिविलेजेस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। वैसे तो बात करते हैं कि इसमें लैक ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं उनके ऊपर ये नहीं लगता। उसके बाद जैसे आपका यूएनओ हो गया, उसके बाद आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हो
स्टेट लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, ये इसके एक्सेप्शंस हैं। इवन कि यहाँ पे कोई स्पेशल तरह का प्रोविजन नहीं दिया जाता, कोई स्पेशल मदद नहीं दी जाती, लेकिन ये इनके एक्सेप्शंस हैं। अगर प्रेसिडेंट की या गवर्नर की बात करें तो उनके लिए होते हैं, ठीक है, प्रिविलेजेस होते हैं। फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए, यूएनओ हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं। तो ये इसके एक्सेप्शन है, ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो थोड़ा सा। तो आर्टिकल 14 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 14 के रिकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात होती है, मतलब इक्वलिटी की बात होती है। सिंपल से याद रखना, इक्वलिटी कैसी इक्वलिटी पूछे तो ऐसा नहीं बोला, इसमें हर प्रकार की इक्वलिटी आती है, हर एक टाइप की इक्वलिटी इसमें आ जाएगी, चाहे कोई भी हो, इसलिए सिर्फ इक्वलिटी की बात करता है। तो इक्वल बिफोर लॉ की मैं बात की तो यहाँ पे क्या होता है, सब इक्वल है, लैक ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं, नेगेटिव अप्रोच है, सोर्सेज का ब्रिटेन है। अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की बात करें तो ये लेवल के हिसाब से वेरी करता है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है तो उसी हिसाब से उनका प्रोटेक्शन होगा। और पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव अप्रोच बोला जाता है और इसका सोर्स यूएसए है। मैंने बताया कि जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो किस बिहाफ पे होगा, क्या क्या होना चाहिए, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया इनकम टैक्स वाला। आई होप कि आर्टिकल 14 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 15 और 16 की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 और 16 की। आर्टिकल 15 और 16 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमेशा विवाद होते रहे हैं, ठीक है। इसी में आपकी बात होगी रिजर्वेशन को लेके, अलग अलग फील्ड में, जॉब में रिजर्वेशन को लेके, तो यहाँ पे बात होगी 15 और 16 में। आर्टिकल 15 की बात करें तो ये बात करता है किसकी, ये बात करता है आपकी सोशल इक्वालिटी की। किसकी बात करता है, सोशल इक्वालिटी की। तो ये बात करता है सोशल मतलब जो भी आपकी सोसाइटी है सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे इसके अलग अलग पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, मैं आपको लिखवाता हूँ। चलिए अगर हम आर्टिकल 15 के फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो स्टेट है वो क्या करेगी, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करेगी ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, या आप बोल सकते हो बर्थ प्लेस पे, या आप बोल सकते हो जेंडर को लेके, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब कंट्री से ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ भी वर्ड स्टेट आएगा मतलब कंट्री से, और जब पर्टिकुलर स्टेट्स की बात होगी तब आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये बोला गया कि पूरे इंडिया के अंदर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी सोसाइटी में, उनकी रिलीजन को लेके, उनकी कास्ट को लेके, उनकी रेस को लेके, रेस मतलब नस्ल, और बर्थ प्लेस को लेके या जेंडर को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जी आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज कहता है। फिर आर्टिकल 15 का जो सेकंड क्लॉज है ये क्या कहता है, ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट, फिर इसमें एक वर्ड ऐड है, स्टेट एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेम पॉइंट। तो पहले आर्टिकल 15 का जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें ये बोला गया कि जो हमारी कंट्री है ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इन सबको लेके, रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस, जेंडर को लेके। दूसरे में ये बोला गया कि जो स्टेट है प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब हम भी, जैसे हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है इन चीज़ों को लेके, रिलीजन, कास्ट, रेस और बर्थ प्लेस या जेंडर को लेके। इसका मतलब जो पहले 2 पॉइंट हैं, ये जो पहले 2 पॉइंट हैं ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन की, नो डिस्क्रिमिनेशन की। किसकी बात करते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन की। लेकिन जो आर्टिकल 15 का
थर्ड पॉइंट है, आर्टिकल 15 का फोर्थ पॉइंट, आर्टिकल 15 का फिफ्थ पॉइंट, आर्टिकल 15 का सिक्स पॉइंट। इसको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो ये किसकी बात करते हैं? ये सारे बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। किसकी बात करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन की। ये बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर मैं बात करूं 15 के फर्स्ट पॉइंट की, इसमें ये बोला गया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सोशल इक्वालिटी है। दूसरे में बोला गया कि इवन की स्टेट के साथ साथ सिटीजन ऑफ इंडिया भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल आगे जो मैंने बताया, इसके आर्टिकल के अलग क्लास बताए चार, 15 का थर्ड पॉइंट, 15 का फोर्थ पॉइंट, 15 का फिफ्थ और 15 का सिक्स पॉइंट, ये बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की। जैसे मैं बात करूं आर्टिकल, जिसमें बात करूं आर्टिकल 15 के थर्ड पॉइंट की, तो ये किसके रिगार्डिंग है? ये आपका रिलेटेड है किसके? चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। ये रिलेटेड है स्पेशल प्रोविजन फॉर चाइल्ड एंड विमेन। अब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सोशल इक्वालिटी मतलब सब बराबर है, कोई जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 15 का थर्ड क्लॉज सीधा सीधा ये बोलता है कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं या विमेन है, इनको लेके प्रोविजन स्पेशल बनाए गए हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, आपको भी पता है कि जैसे डाउरी एक्ट बनाया गया वुमेन के लिए, जैसे विमेन शेल की बात होती है, ठीक है, विमेन शेल की बात होती है। तो ये सब किसके रिगार्डिंग है? ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ये फीमेल के लिए अलग से राइट बना दिया। इवन की सोसाइटी में सब बराबर है, जेंडर को लेकर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। आर्टिकल 15 का फर्स्ट और सेकंड क्लॉज तो सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात करता है। लेकिन इसके बाद आगे वाले क्या बात करते हैं? आगे वाला बात क्या करता है कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो भाई कहीं ना कहीं ये सही भी है, भाई कहीं ना कहीं ये सही भी है। तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन ही है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 15 के फोर्थ पॉइंट की, ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा इसको यार, ये हमने शेल लिख दिया, ये वीमेन सेल है, ठीक है, वीमेन सेल, CESS। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 15 के, आर्टिकल 15 के फोर्थ पॉइंट की, तो ये क्या बात करता है? ये आपकी बात करता है स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST या सोशल एजुकेशन बैकवर्ड के लिए। आपको भी पता है इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये दिया गया था पहले, तो यहाँ पे केस आ गया था, सबसे पहले केस आ गया था दोराई राजन केस 1951 में। फिर पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये 15 का फोर्थ पॉइंट जोड़ दिया गया। 15 का फोर्थ पॉइंट ये जोड़ा गया कि भाई ये SC ST या सोशल एजुकेशन बैकवर्ड में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आर्टिकल 15 ये सिर्फ सोशल इक्वालिटी की बात करता है। यहाँ पे मैं नौकरियों की बात नहीं कर रहा, वो 16 में आ जाएगा। ये 15 की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ सोसाइटी की बात हो रही है, सोशल इक्वालिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे SC ST जो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड है, तो इन सब के लिए प्रोविजन बनाया गया है। तो ये अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट ऐड हुआ, ठीक है। इसको लिख भी सकते हो, आफ्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के बाद इसको ऐड कर लिया गया, ठीक है, इसको ऐड कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, आर्टिकल 15 के फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो ये क्या बोलता है? ये आपकी सीधी सीधी बात करता है, तो ये बात करता है रिजर्वेशन इन
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर SC ST या आपका सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड। ठीक है, SC ST या एजुकेशनल बैकवर्ड, जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड है उनके लिए रिजर्वेशन की बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट कैसे होने चाहिए, वो मे भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट हो सकते हैं या सेमी गवर्नमेंट हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट, या आप बोल सकते हो प्राइवेट हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में भी देखो गवर्नमेंट कभी कभी स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में, तो उसके अकॉर्डिंग आया था। इसमें भी आपका पाई नामदार केस आया था 2005 में। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड किया गया था। लेकिन अगर मैं आर्टिकल 15 के 6 पॉइंट की बात करूं तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है 10% रिजर्वेशन फॉर जनरल कास्ट। ये जो जनरल कास्ट है, इसमें बाकी रिजर्वेशन से बाहर जितनी कास्ट है वो सारी किस में आती है, जनरल में आती है। तो इसमें क्या है 10% का रिजर्वेशन होगा, वो भी किसको, जो EWS में फॉल करेगा, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये कब ऐड हुआ, आपको भी पता है कि 103 अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जो 2019 में, उसके बाद इसको ऐड किया गया। अभी तक मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोशल इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब स्कूलों में एजुकेशन को लेके या सोसाइटी में रहने को लेके, इन सब की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कहीं भी नौकरी की बात नहीं करी है। ठीक है, जो आर्टिकल 15 में जो एक्सेप्शन है वो क्या है, वो आपका माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे जामिया यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये माइनॉरिटी को देख के बनाई गई है। तो इनमें आपका रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है उन इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अदरवाइज बाकी सब में होगा। ठीक है, ये हम लोग आर्टिकल आगे पढ़ेंगे जब हम राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन की बात करेंगे, ये भी फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, मैं बता भी दूँ, नोट करके लिख लो। ओरिजिनली नो रिजर्वेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो हमारा रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी। ठीक है, उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी। हाँ, लेकिन इसमें जरूर की गई थी, जो आर्टिकल 330 था उसमें लोकसभा में SC ST की सीटें थी, और जो आर्टिकल 331 है इसमें क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST की सीटें थी। अदरवाइज बाकी हमारा ओरिजिनली रिजर्वेशन नहीं था। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्टिकल 15 का 3rd 4th 5th जो भी मैंने आगे बताया, डिस्क्रिमिनेशन बताए, ये सारे बाद में ऐड हुए, अलग अलग केस आए थे। इनके रिलेटेड आपको केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर देना, मैंने आपको बताया था जो फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे कल की क्लास में, बताया था कि मुझे बताइए ऐसा कौन से फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही एक्टिवेट है, जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेंगे। मुझे एक बार वो पांचों की पांचों आर्टिकल लिख के कमेंट करके बताना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर। ठीक है, बाकी सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, इस चीज़ की हमेशा कंप्लेन होती है, क्योंकि हमारे बाकी वालों से व्यूज़ बहुत कम होते हैं। इवन कि हमारा कंटेंट उनसे 50-100 गुना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी नहीं होते क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो अभी तक मैंने आर्टिकल 15 पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया कि आर्टिकल 15 बात करता है सोशल इक्वालिटी की। सोशल इक्वालिटी में आर्टिकल 50 का जो फर्स्ट पॉइंट है ये बोलता है कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जो आर्टिकल 15 का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सिंपली बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस एंड जेंडर को लेके। बट आर्टिकल 15 का 3rd 4th 5th और 6th पॉइंट की बात करें, ये सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। अगर हम आर्टिकल 15 का 3rd पॉइंट की बात करें, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, ये पॉजिटिव है।
ये भेदभाव है लेकिन पॉजिटिव है। आर्टिकल 15 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि स्पेशल प्रोविजन देता है वो चाइल्ड और वुमेन के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, जैसे वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं। ये क्या है, ये पॉजिटिव है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है। अगर हम बता रहे हैं कि सब कुछ जेंडर के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये तो हो रहा है, तो इसीलिए ये इसको डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, लेकिन ये पॉजिटिव है। आर्टिकल 15 का फोर्थ पॉइंट बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST एंड सोशल एजुकेशन बैकवर्ड। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 51, उसके बाद इसको ऐड किया गया। उसके बाद आगे 15 का जो फिफ्थ पॉइंट है, ये क्या बोलता है कि रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होगी SC ST सोशल एजुकेशन जो बैकवर्ड है उनके लिए। उसके बाद आर्टिकल 15 का 6 पॉइंट जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लर्न कर लेना क्योंकि ये लेटेस्ट है, तो ये अमेंडमेंट भी पूछी जा सकती है कि जो 10% रिजर्वेशन मिला जनरल कास्ट में जो EWS कैटेगरी में आते हैं, तो उनका अमेंडमेंट कौन सा था, तो ये 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के बाद ऐसा हुआ कि 10% रिजर्वेशन मिलती है। अब इनको भी एडमिशन या एजुकेशन में मिलती है। ठीक है, इसको भी जनरल कैटेगरी को 10% का एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिख लो इसकी, इन एजुकेशन की बात कर रहा हूँ खाली मैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब मान लो एडमिशन करवानी है ना, उनकी फीस कम हो जाएगी, तो ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको मैंने बताया कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी। हाँ, 300 आर्टिकल 330 और 331 ये था कि लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST की रिजर्वेशन होगी। तो अभी तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करी, मैं सिर्फ सोशल इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। ये था आपका कंप्लीट आर्टिकल 15। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है, तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है, ये इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब बात आ रही है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसके भी आगे आपके अलग अलग क्लॉज है, इसमें भी आपका 16 का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, और 16 का जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये भी यही बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ को लेके या जेंडर को लेके या डोमिसाइल को लेके। डोमिसाइल मतलब किस एरिया से हो आप, तो इस दोनों में एक ही बात की गई जैसे उसमें की गई थी, इसमें भी ये है नो डिस्क्रिमिनेशन, कि भेदभाव नहीं होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसके बाद आर्टिकल 16 का थर्ड पॉइंट, 16 का फोर्थ पॉइंट, 16 का पांचवा पॉइंट और 16 का छठा पॉइंट, ये क्या बात करता है, ये बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की। तो सेम जैसे हमने 15 पढ़ा वैसे ही इसका भी है। ये तो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 16 आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 16
इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 15 सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। फिर दोनों में 6 पॉइंट है। दोनों के पहले 2 पॉइंट सीधा सीधा नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल को लेके कोई भी ऐसा इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उसके आगे जो 4 पॉइंट है ये बाद में जोड़े जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से चलता है, ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती चली जाएगी वैसे वैसे अमेंडमेंट होती चली जाएगी और उसी को उसी हिसाब से चेंज करते चले जाएगी। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं आर्टिकल 16 के थर्ड पॉइंट की, इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल 16 पॉइंट नंबर थर्ड, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, तो ये डोमिसाइल के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब एरिया के हिसाब से भी ये रिजर्वेशन होगा। जैसे आप देखते हो ना कि गोरखा जो है उनको रिजर्वेशन अलग से मिलता है एरिया के हिसाब से, जो आदिवासी लोग हैं उनको अलग से रिजर्वेशन मिलता है ना। तो ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक पूरा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। इसका एक ये छोटा सा रीजन ऐसा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये बैकवर्ड है ना, ये बैकवर्ड एरिया है। अब इनको सोसाइटी में इक्वल लाने के लिए तो क्या करती है गवर्नमेंट, इनको रिजर्वेशन दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब आपकी प्लेस के रिलेटेड है डोमिसाइल, तो डोमिसाइल के बेसिस पे इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 16 का थर्ड पॉइंट ये कहता है कि रिजर्वेशन मिल सकता है किसको, बैकवर्ड को। लेकिन बैकवर्ड कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये एरिया बैकवर्ड है, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश ने क्या किया था, 100% रिजर्वेशन दे दिया था बैकवर्ड को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। उसने बोला कि कभी भी किसी को 100% रिजर्वेशन नहीं मिल सकता बैकवर्ड को, मतलब 100% रिजर्वेशन नहीं होता। तो आर्टिकल 16 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये रिजर्वेशन देता है, लेकिन इवन की इक्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 16 का थर्ड पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये किस पे बिहेव पे, ये डोमिसाइल के बिहाव पे करता है। एरिया के हिसाब से बैकवर्ड को आपका जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा। अगर मैं आर्टिकल 16 के फोर्थ पॉइंट की बात करूं, आर्टिकल 16 के फोर्थ पॉइंट की बात करूं, तो ये किसकी बात करता है, ये बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसमें ये बोला गया कि कोई भी पर्टिकुलर कास्ट जिसका गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर अभी प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब हमें डाटा के हिसाब से पता चलता है कि इन कास्ट के लोग यहाँ पे बहुत कम है, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन है, मतलब 1990 के हिसाब से यहाँ पे क्या किया, ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन था गवर्नमेंट जॉब में वो कम था, अब उनको इक्वल लाने के लिए ये दिया गया। तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, ये साफ साफ बोला गया कि कास्ट के बिहाव पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो लेकिन आर्टिकल 16 का फोर्थ पॉइंट सीधा सीधा क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और इसमें ये बोला गया कि जिस कास्ट की रिप्रेजेंटेशन कम होगी उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जैसे ओबीसी को बाद में 27% का रिजर्वेशन दिया गया, पहले SC ST को था, फिर ओबीसी को भी दिया गया। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। देखो आपके एग्जाम में इतना डीप तो मुझे पता नहीं आने वाला, वो स्पेशली 16 का फोर्थ पॉइंट तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी लेता तो आपको एक आइडिया है कि 15 और 16 के पहले 2 पॉइंट
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, लेकिन आगे वाले पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और थोड़ा सा याद होगा तो आपको आ जाएगा याद कि पहला डोमिसाइल के बेस पे रिजर्वेशन होता है और दूसरा कास्ट के बेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 का जो 5th पॉइंट है ये किसकी बात करता है? ठीक है, आपकी आर्टिकल 16 का जो 4th पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको, लेकिन मैं आपको पहले ये 2 पॉइंट लिखवा देता हूँ। आर्टिकल 16 का 5th पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे आप कोई मस्जिद में चले जाओ, वहां पे हिंदू को नहीं बैठाया जाएगा। किसी मंदिर में चले जाओ तो वहां पे पंडित को नहीं बैठाया, जैसे राम मंदिर है वहां पे मुस्लिम को नहीं बैठाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो ट्रस्ट बनाती है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बिहाफ पे। लेकिन ये पॉजिटिव मूव होता है क्योंकि लोगों में ज़्यादा पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, लोगों में ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ राइट्स ना हो, दंगे ना हो, तो उसके लिए भी इन चीज़ों को देखा जाता है। अगर मैं आर्टिकल 16 के 6th पॉइंट की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या बोला गया कि जो जनरल कैटेगरी है उसको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा इन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट और किसका? ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। तो ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो आर्टिकल 15 का 6 पॉइंट था वो क्या बात करता था? वो भी तो रिजर्वेशन की बात करता था, लेकिन वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करता था। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 103 या ठीक है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के बाद ये 10% का रिजर्वेशन मिला था। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा बात करेंगे आर्टिकल 4th, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 का जो 4th पॉइंट है ना, इसमें 2 और जोड़े गए आगे। आर्टिकल 16 के 4th में ए भी जोड़ा गया और आर्टिकल 16 4th के बी भी जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा डीप जाने की वजह से जरूरत है नहीं है, चलो इसको छोड़ दो, आप इतना कर लो, बहुत है, मैंने इतना बता दिया, ये बहुत है। आर्टिकल 16 का जो 1st पॉइंट है ये बात करता है इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद नो डिस्क्रिमिनेशन होगा। दोनों में क्या है? पहले दो में क्लॉज 61 और सेकंड में क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ, जेंडर या डोमिसाइल को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आगे वाले 4 पॉइंट है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। पहले वाला बात करता है डोमिसाइल को लेके, बैकवर्ड क्लासेस को लेके। दूसरे वाला जो 16 का जो 4th है वो बात करता है कि कास्ट के बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे तो SC, ST, OBC एक्स्ट्रा को क्या मिला हुआ है? रिजर्वेशन मिला हुआ है। इवन कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि इनको ये देखा गया कि किस कास्ट के कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन हो रही है, किसकी नहीं हो रही, उस हिसाब से हम क्या करेंगे? रिजर्वेशन देंगे और उसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिएगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 का 5th पॉइंट बोलता है कि रीजन के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और आर्टिकल 16 का 6 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पर्टिकुलर याद कर लेना। 15 का जो 6 पॉइंट था और 16 का 6 पॉइंट, दोनों में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन की बात की है। 15 में बात की है आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और 16 के 6 पॉइंट में बात की गई है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो ये था आपका आर्टिकल 15 और 16 जो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की, क्योंकि क्लास लंबी चल रही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें इसको पढ़ना है और खत्म करना है। मैं एक बार रिविजन कर देता हूँ जो हमने पढ़ा, सो एज आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने बात करी आर्टिकल 14 की, ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि इक्वल लेवल के लोग के लिए इक्वल लॉ बनेंगे, उनके लिए इक्वल लॉ होंगे।
जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब ये एक नेगेटिव है, यहाँ पे कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होते, नेगेटिव अप्रोच है, सोर्स इसका ब्रिटेन है, सब इक्वल है। लेकिन बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, इसमें क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट होते हैं, उन्हीं के हिसाब से क्या होगा, उनके लिए लॉ काम करेंगे। ये पॉजिटिव अप्रोच है, ये इसका सोर्स यूएसए है जैसे, लेकिन इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होना चाहिए रीजनेबल, इंटेलिजिबल या नॉट आर्बिट्ररी, ये होना चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इनकम टैक्स का। अब इनकम टैक्स इनकम के हिसाब से लगता है, जिसकी इनकम ज़्यादा उनका इनकम टैक्स भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। आर्टिकल 15 की बात करें, जिसमें 15 का जो फर्स्ट है वो बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस, जेंडर को लेके। आर्टिकल 15 का जो सेकंड है वो भी यही बात करता है, लेकिन इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि सोशल मतलब जो लोग रह रहे हैं उसमें हम भी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी आर्टिकल 50 का जो आपका पॉइंट है सेकंड, वो हमें बताता है। लेकिन आगे जो 4 पॉइंट है ये सारे क्या डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट याद करना है तो याद कर लेना 15 का 6 पॉइंट, ठीक है। ये 15 का 6, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 103, उसमें 10% का रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रखा गया, ये याद करना है। बाकी ये मैंने अभी बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि यहाँ तक आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। कि इतना करने के बाद हम बढ़ते हैं अभी आर्टिकल नंबर, अभी हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 17 की। तो आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 17 छोटा सा आर्टिकल है, कुछ खास नहीं है। ये है आपका एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। मतलब जैसे छुआछूत होती है ना, जैसे पहले होता था, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी यूपी बिहार में ऐसा होता है कि अभी भी लोग क्या करते हैं कि कास्ट को देख के वो छुआछूत कभी भी भेदभाव करते हैं। कि अगर किसी ने आपके खाने को टच कर लिया, खाना नहीं खाया जाएगा। अभी भी बहुत सारी न्यूज़ आती है यूपी बिहार में कि स्कूलों में अगर कोई SC ST या कोई भी छोटी कास्ट का आदमी कोई खाना बना रहा है तो वहाँ पे बच्चों को खाना खाने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूज़ें आती रहती हैं, ये इसी के आधार पे अभी भी चलता है कि इसके लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए कि ये नहीं होगा, कास्ट के आधार पे छुआछूत नहीं होगा। ये भी एक तरह का क्या है, कानूनी अपराध है। जैसे आपको पता है, इसी के लिए सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, ठीक है, 1950। इसी के लिए एक आपका SC ST एक्ट है 1989। पर अभी आपको पता है ये पीछे विवादों में रहा था 2018 में, फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट हुए और इसको फिर से दोबारा क्या किया गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। मैं SC ST के एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें क्या था कि इसके आधार पे अगर कोई केस करता है SC ST के अकॉर्डिंग, आप किसी को मतलब ह्यूमिलिएट करते हो SC ST उनकी कास्ट को लेके, ठीक है, और अनटचेबिलिटी के लिए रिगार्डिंग अगर वो SC ST एक्ट के अकॉर्डिंग केस करता है तो आपको सीधा जेल में डाला जा सकता है। और इसी के लिए कुछ हुआ था कि इसमें थोड़ा सा ये है कि सर्वे हुआ था कि 70% केस तो फेक होते हैं, और इनके ऊपर सर्वे किया गया कि ये तो गलत है, 70% केस तो लोग फेक करते हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था। लेकिन SC ST एक्ट को लेकर लोग सड़कों पे आ गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट हुए, ये आपने भी देखा होगा न्यूज़ में। उसके बाद इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, ठीक है। इसमें इनका ये कहना था कि अगर आदमी को जेल में डालना है तो उसके लिए आपका जो SP है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, SP तक रैंक तक की। लेकिन अभी बोला गया कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा पहले जेल में डालो, इसमें बेल भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका SC ST एक्ट है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको सिंपल याद रखना है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन बात करता है, आर्टिकल 17 बात करता है। तो एक एक आर्टिकल को जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल याद रहते हैं, जब हम रिवीजन करोगे एटलीस्ट उनके मेन पॉइंट तो याद रह ही जाएंगे। तो इतना तो याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। चलिए, आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है। ये हमने पढ़े आर्टिकल आज 14, 15, 16, 17 पढ़ दिए। अब हम बात करेंगे 18 की, 19 की, ठीक है। 18, 19, 20 अगली क्लास में। ये भी थोड़े अच्छे आर्टिकल हैं, लंबे हैं। आज थोड़ा 15, 16 थोड़ा बड़ा था जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। बाकी हमने कोशिश करी कि आपको पढ़ाने की अच्छे से, फंडामेंटल राइट, तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, बाकी कोई इशू नहीं है। सिलेबस तो हम आपका ख़त्म करेंगे, कोई इशू नहीं है, चाहे हमें लंबी क्लासेस करनी पड़े, लेकिन
मेरी भी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ा क्लासेस मैंने तो भी दे रहा हूँ, क्लासेस कम दे रहा हूँ लेकिन दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आगे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें भी आ रही है, जैसे JKPSC ने भी 18,000 पोस्टें अनाउंस करने वाला एक दो दिन में, वो उनकी न्यूज़ आ रही है। तो अब देखो उसमें भी अच्छे रैंक की पॉलिटी पूछी जाएगी, उसमें रैंक अच्छा है तो अच्छे लेवल की पॉलिटी पूछी जाएगी, सो डैट आपको पॉलिटी ये साइंस वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। और जो कंटेंट हम एक बार पढ़ाते हैं उसको अगर आप डिटेल पढ़ के, हमारी एक बुक आने वाली है GK SSB के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्लस आपके सेंटर के जितने भी, जिसमें मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ लग के, हम 2 साल से लगे हुए हैं बुक बनाने में। हम लोग MCQs लास्ट 10-10 15-15 साल के हर एक एग्जाम से MCQs लेके, प्लस उसमें एक्सपेक्टेड MCQs चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना के एक बुक तैयार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम उसको मार्केट में लाने वाले हैं, और आशा करते हैं कि वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोई फील्ड का कोई ऐसा टॉपिक सब टॉपिक का क्वेश्चन नहीं होगा जो उसमें नहीं होगा, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तभी तो हम लोग 1.5-2 साल से लगे हुए हैं, 2 साल के बाद ये बुक बन के तैयार होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी आ जाएगी मार्केट में, बाकी आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे, बाकी बच्चों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को बताइए कि हम यहाँ पे कैसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हाँ, लेकिन BMC क्लासेस विद अजय पे आपको MCQs की प्रैक्टिस मिलेगी, और मिल भी रही है आपको पॉलिटी के साथ साथ, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो।